आप लोगों का स्वागत है नए अल्टीमेट यूट्यूब चैनल पे। तो ये मौर्य वंश का आज चौथा पार्ट लेके मैं आया हूँ, जिसमें मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासन के बारे में यहाँ पे मैं बताऊँगा आप सब लोगों को। तो जिन लोगों ने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पिछला तीनों पार्ट आप सब लोग देखें। तो प्रशासन के विषय में हम यहाँ पे मौर्य प्रशासन के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहली बात जो है, ये जो मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था, जो कि केंद्रीकृत प्रशासन था। ध्यान रखना, आपको एग्जाम वगैरह में आ सकता है। केंद्रीकृत प्रशासन था और ये पूरे भारत का प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था था। क्या था? भारत का प्रथम था, भारत का प्रथम। और ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था था और राजा इसमें सर्वोपरि हुआ करता था। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसमें प्रशासन को कैसे कैसे बांटा गया है, कितने पार्टों में। हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जो कि कौटिल्य के द्वारा रचित है। मैंने बताया था आप लोगों को, अर्थशास्त्र के लेखक जो हो गया कौटिल्य या विष्णुगुप्त हो गया, चाणक्य के द्वारा रचित है, जो कि राजनीति शास्त्र का पुस्तक है। इसके अनुसार जो है मौर्य प्रशासन में उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा गया, ठीक। और तीर्थ का अन्य नाम है महामात्र। तो इसके अनुसार तीर्थों की कुल संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र के अनुसार 18 तीर्थ थे, जिसके जो प्रमुख है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और तीर्थ से नीचे एक होता था जो कि दूसरे स्थान पे, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि मौर्य जो प्रशासन था, जो कि केंद्रीकृत प्रशासन था, यहाँ पे राजा सर्वोपरि हुआ करता था। सबसे उच्च अधिकारी जो होता था उसे तीर्थ कहा गया है। और तीर्थ के बाद जो दूसरे नंबर पे आया है उसे क्या कहा गया है, तो अध्यक्ष कहा गया था। अब हम लोग देखते हैं कुल 18 तीर्थों की बारे में बताया गया अर्थशास्त्र के अनुसार। जो इस मौर्य साम्राज्य में 18 तीर्थ थे, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है, जिसका मैं नाम लिख दिया हूँ, बाकी सब लिख दिया हूँ जो भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो होता था पुरोहित, जो कि प्रमुख धार्मिक अधिकारी तथा प्रधानमंत्री कहा जाता पुरोहित को। दूसरा हो गया युवराज, जो कि राजा का उत्तराधिकारी होता था और ये प्रांतों पे शासन करते थे। आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे प्रांत क्या था। और एक तीसरा था सेनापति, जो कि युद्ध विभाग का मंत्री होता था। एक प्रशास्त्रा होता था, जो कि राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। समाहर्ता, जो कि राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री होता था। एक सन्निधाता, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, सन्निधाता जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजकीय कोषाध्यक्ष को कहा गया। और विभिन्न सारे हैं, जैसे कि प्रोदेष्टा, नायक, क्रमांतिक, दंडपाल, व्यवहारिक, नागरिक इत्यादि बहुत सारे अन्य 18 तीर्थों इस तरह से चर्चा किया गया है। तो 18 तीर्थों में जो जो इम्पोर्टेंट था हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि उच्च अधिकारी उस समय में तीर्थ कहा गया था और तीर्थ का अन्य नाम था महामात्र, ठीक है ना। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मौर्य काल में जो है उच्च अधिकारी को क्या कहते थे, तो तीर्थ कहते थे उच्च अधिकारी को, और तीर्थ का अन्य नाम है महामात्र। और तीर्थ के बाद जो एक दूसरे नंबर का होता था जिसे अध्यक्ष कहते हैं, जिसकी संख्या भी 26 बताया गया है। तो अध्यक्ष के बारे में भी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिख दिया हूँ। अध्यक्ष में जैसे सीता अध्यक्ष, जो कि कृषि विभाग का होता था। पाना अध्यक्ष, जो कि इम्पोर्टेंट है, व्यापार वाणिज्य होता था। और मुद्रा अध्यक्ष होता था, जो कि पासपोर्ट विभाग का होता था। अब हम लोग देखते हैं मौर्यकालीन प्रांत के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। चूँकि प्रांतों की संख्या 4 थी, लेकिन अशोक के समय में कलिंग 5वां प्रांत जोड़ा गया, जिसकी राजधानी तोसली थी। तो हम लोग देखते हैं 4 प्रांत कौन कौन से थे और उसकी राजधानी पे भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो मौर्यकालीन प्रांतों की संख्या 4 थी। प्रांतों का अन्य नाम चक्र था। क्या था? प्रांतों का अन्य नाम था। प्रांतों का दूसरा नाम था अन्य नाम। और आप सब लोग जिन लोगों ने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो शुरू से आप लोग तीनों वीडियो देख ले, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और इसके बाद अशोक, तीनों वीडियो देख ले। इसके बाद प्रशासन संबंधित चौथी वीडियो अच्छी से समझ में आएगी। और क्वेश्चन ज़्यादातर इसी फील्ड से आते हैं, प्रशासन से ही क्वेश्चन ज़्यादातर जो बनते हैं, इसी फील्ड से ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। तो मौर्यकालीन प्रांत के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। तो प्रांतों की संख्या उस समय 4 थी और प्रांतों का अन्य नाम चक्र था, ठीक है। और लेकिन अशोक के समय में क्या होता है कि प्रांतों की संख्या 5 हो जाती है, याद रखना आप लोग। 5वां प्रांत एक कलिंग जुड़ा था, जिसकी राजधानी तोसली थी। तो अन्य चारों पे भी हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। उत्तरापद था एक प्रांत, जिसकी राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापद सुवर्णगिरी। अवंतीपद उज्जैन, जिसकी राजधानी थी प्राची, जिसे मध्य क्षेत्र भी कहा गया, जो कि पाटलिपुत्र, जिसकी राजधानी। और एक 5वां प्रांत जो कि कलिंग है, जो कि तोसली, जिसकी राजधानी थी। तो एग्जाम में आ सकता है कि अशोक ने कौन सा 5वां प्रांत जोड़ा, तो कलिंग हो गया। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो तोसली। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो ग्राम थी, ठीक है। सबसे छोटी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो ग्राम थी।
अब यहाँ पे न्यायालय की भी उस समय में चूंकि न्यायालय की भी व्यवस्था की गई थी, तो दो तरीके के न्यायालय है, एक तो दीवानी न्यायालय है जिसे, और एक फौजदारी न्यायालय है, ठीक ना। तो दोनों का उस समय क्या कहा जाता है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। जैसे दीवानी न्यायालय को उस समय धर्म अस्थायी कहा जाता है, आप लोग याद रखना, धर्म अस्थायी कहा जाता है दीवानी न्यायालय को, और फौजदारी न्यायालय को कंठ शोधन कहा जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखना, एग्जाम वगैरह में आ सकता है कि दीवानी न्यायालय को उस समय मौर्य समय में क्या कहा जाता था, फौजदारी को क्या कहा गया था, तो आप लोग नाम आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। अब हम यहाँ पे सैन्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का जो सैन्य व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी, बहुत सुदृढ़ सेना थी, और सेना को नगद वेतन बिल्कुल मिला करता था। और जो सैनिकों की संख्या जो थी उस समय कृषकों की संख्या के बाद दूसरे नंबर पे इसी की संख्या आती थी, सर्वाधिक कृषकों की संख्या थी, लेकिन दूसरे स्थान पे सैनिकों की संख्या थी, ठीक है। तो चाणक्य के अनुसार उसमें 4 तरह के सेना थे, पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी एवं रथ। लेकिन मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, याद रखने की जरूरत है, इंडिका इससे क्वेश्चन आ सकता है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की जो है सेना इस 6 लाख उसके पास पैदल सेना था, 50,000 घोड़ा वाला सेना था, 9,000 हाथी और 8,000 रथ से सुसज्जित विराट सेना थे। और जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य के जो सेना थी उसको डाकुओं का गिरोह कहा गया है। तो इसके बाद जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसके प्रशासन के बारे में बताएंगे, सिक्कों के बारे में बताएंगे, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और देखें कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है। तो सबसे पहला पॉइंट है केंद्रीकृत प्रशासन, मौर्य प्रशासन था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था था, राजा जो है सर्वोपरि होता था, यानी कि राजा प्रमुख था, राजा के हाथ में ही सब कुछ होता था। और इसे चलाने के लिए विभिन्न तरह के जो अधिकारियों की नियुक्ति किया गया है, उसमें अर्थशास्त्र के अनुसार सबसे उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा गया था, ठीक है ना। तीर्थ का अन्य नाम है, महामात्र तीर्थों की संख्या 18 बताया गया है। और तीर्थ और इसके प्रमुख विभाग के बारे में मैंने बताया था आप लोग। इसके बाद फिर तीर्थ के बाद दूसरे स्थान पे अध्यक्ष हुआ करता था, जिसके बारे में भी इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बताया। फिर प्रांतों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की कि 4 प्रांत थे, प्रांत का अन्य नाम चक्र कहा गया है। और अशोक के समय में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी, 5वां प्रांत कलिंग जुड़ा था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। और 2 प्रकार के न्यायालय के बारे में बताया, फिर सैन्य व्यवस्था बताया किस तरीके से था। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को अच्छा लगा हो। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आर्थिक की स्थिति वगैरह बताएंगे अभी जस्ट। अब यहाँ पे हम लोग गुप्तचर व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो महामात्या सर्प कहा गया है, गुप्तचर से संबंधित विभाग को महामात्या सर्प कहा गया है। लेकिन अर्थशास्त्र में है जो है गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वगैरह में आ सकता है कि अर्थशास्त्र के अनुसार जो है गुप्तचर को क्या कहा गया, तो ध्यान रखने की जरूरत है आप लोगों को। अर्थशास्त्र में जो है गूढ़ पुरुष कहा गया। और 2 तरह की व्यवस्था था, एक तो घूम घम कर जो गुप्तचरी करते थे जिसे संचारा कहा गया, संचरा यानी कि घूमने वाला, और एक ही स्थान पे जो स्थिर होकर करता था उसे संस्था कहा गया है। अब यहाँ पे इसकी सामाजिक जीवन के बारे में देखते थे। मौर्य प्रशासन में जो सामाजिक जीवन के बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि सामाजिक जीवन किस तरह से था यहाँ पे। तो इसकी जानकारी के कई सारे स्रोत, जैसे अर्थशास्त्र हो गया जो कि कौटिल्य द्वारा रचित रहा, मेगास्थनीज की इंडिका हो गया। अब तो आप लोगों को इंडिका याद ही हो गया होगा, इतनी बार आ गया। अशोक के अभिलेख हो गया, जूनागढ़ अभिलेख हो गया, इन सब से सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। समाज जो था उस समय वर्ण व्यवस्था में सुदृढ़ हो चुका था पूरी तरीके से, और इसका आधार जन्म था। मेगास्थनीज ने जो है समाज को 7 भागों में बांटा गया, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या क्या है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। तो मेगास्थनीज ने समाज को 7 भागों में बांटा था। अब हम लोग इसकी सामाजिक जीवन देख लिए। सामाजिक जीवन के बाद अब हम लोग यहाँ पे आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे, कि अर्थव्यवस्था जो कि कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य पे आधारित थी मुख्य रूप से। और भूमि कर जो है जो कि 1/4 से लेकर 1/6 के बीच लिया जाता था, इतना लिया जाता था। और सिंचाई कर 1/3 से 1/5 लिया, याद रखना आप लोग। अर्थव्यवस्था जो है जो कि कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य पे आधारित थे। और भूमि कर 1/4 से 1/6 लिया जाता था। और सिंचाई कर 1/3 से 1/5 के बीच लिया जाता था। और बिक्री कर जो है मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था। और जो नहीं चुकाता था या इस तरह से चोरी जो करता था बिक्री कर के बारे में, उसे मृत्युदंड की सजा दिया जाता था। अब हम लोग सिक्के के बारे में देखते हैं। राजकीय मुद्रा को पन्न कहा गया, इंपॉर्टेंट है। और सोने के सिक्कों को निष्क या सुवर्ण कहा गया है। चांदी के सिक्कों कासार्पण या धरण कहा गया है। और तांबे के सिक्कों को मासक कहा गया। 2 और इम्पोर्टेंट है पॉइंट है कि सरकारी भूमि को
मौर्य प्रशासन में सीता भूमि कहा गया, और बिना वर्षा के अच्छी जिस पे खेती होती थी उसे आदि मातृक कहा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को कि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, मौर्य वंश का जो ये टॉपिक है। बाकी आप लोग जो है तीनों पार्ट जरूर देखना। तो 4 पार्ट में आपका टोटल खत्म हुआ मौर्य साम्राज्य आज यहाँ पे। तो बाकी आप लोगों को धन्यवाद।